आधी रात में टूटे हुए बांस से धुआं निकलता है और एक चुड़ैल बाहर आती है। ये देखते ही रमेश जल्दी से गांव के एक पंडित जी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। जैसे ही पंडित जी मंत्रों का जाप करते हैं, घर के अंदर तेज हवा चलने लगती है। रिंकी का शरीर कांपने लगता है और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगती है। एक छोटे से गांव में रमेश और रिंकी नाम के दो भाई बहन रहते थे। दोनों के माँ बाप नहीं थे और परिवार के नाम पर सिर्फ वही दो थे जो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। रमेश बड़ा था और उसकी छोटी बहन रिंकी उससे 2 साल छोटी थी। रमेश और रिंकी हमेशा साथ रहते और एक दूसरे की मदद करते। रमेश अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी छोटी बहन भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमेश और रिंकी घर का सामान लेने के लिए गांव के पास वाले बाजार में जाते हैं। तभी उन्हें बाजार में एक चाचा की नई दुकान दिखती है, जिसमें वो चाचा धातु और मिट्टी से बने अलग अलग प्रकार का सामान बेच रहे थे। तभी रिंकी की नजर एक बांस पर जाती है जो उसे बहुत पसंद आता है। रमेश उस बांस का दाम चाचा से पूछता है। अरे वो चाचा, ये कितने का है? बेटा, ये बांस 250 रुपए का है। लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे। वो दुखी हो जाता है। तभी रिंकी बोलती है, अरे भैया, ये बांस इतना अच्छा भी नहीं है। दोनों घर का सामान लेकर वापस चले आते हैं। लेकिन रमेश समझ जाता है कि रिंकी को बांस काफी अच्छा लगा, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसने ऐसा कहा। रमेश ने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी छोटी बहन के लिए इस बांस को लेकर रहेगा, चाहे उसे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। 5 दिन बीत जाते हैं। रमेश पैसा जमा करके उसी दुकान पर जाता है और बांस खरीद लेता है। लेकिन रमेश रिंकी के लिए सरप्राइज रखता है। कुछ ही दिनों में राखी का त्योहार आ जाता है और रिंकी रमेश को राखी बांधती है। रमेश उसे गिफ्ट के तौर पर वही बांस देता है जो रिंकी को पसंद आया था। रिंकी बांस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उस बांस को संभाल कर टेबल पर रख देती है और रोज उसको साफ करती है। एक दिन उससे बांस साफ करते करते गलती से गिर जाता है और टूट जाता है। रिंकी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। जब रमेश घर आता है तो देखता है कि रिंकी रो रही है। फिर वो अपनी बहन से पूछता है, क्या हुआ बहना, तुम इतना क्यों रो रही हो? रिंकी बताती है कि उसका प्यारा बांस टूट गया है और उसे बहुत दुख हो रहा है। रमेश उसे समझाते हुए कहता है, रोने से बांस थोड़ी ठीक होने वाला है, कोई बात नहीं, हम दूसरा ले लेंगे। फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात में टूटे हुए बांस से धुआं निकलता है और एक चुड़ैल बाहर आती है। आखिरकार मैं इतने सालों बाद आजाद हो ही गई, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब रमेश काम से लौटकर घर आता है और दरवाजा खटखटाता है, रिंकी दरवाजा खोलती है। लेकिन आज रमेश को कुछ अजीब लगता है। जब भी वो घर आता था तो रिंकी खुश हो जाती थी और खुशी के मारे झूमने लगती थी, लेकिन आज उसने उसे देखा तक नहीं। रमेश सोचता है कि शायद ये बांस के टूटने की वजह से अभी भी दुखी है। दिन पर दिन रिंकी का बिहेवियर अजीब होने लगता है। रमेश को रिंकी को ऐसा देखकर बहुत दुख होता है। एक दिन रमेश घर पर रहता है और देखता है कि रिंकी अपने आप से बात कर रही है। ये देखते ही रमेश जल्दी से गांव के एक पंडित जी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। पंडित जी रमेश की सारी बात सुनकर कहते हैं, ये सब उस बांस की वजह से हो रहा है जो तुमने बाजार से खरीदा था। वो बांस साधारण नहीं था, उसमें एक चुड़ैल की आत्मा कैद थी। उसके टूटने की वजह से अब वो आत्मा आजाद हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द उसे वापस से कैद करना पड़ेगा, नहीं तो वो रिंकी के साथ साथ गांव के सभी लोगों को मार देगी। रमेश पंडित जी की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वो पंडित जी के साथ घर वापस आता है। पंडित जी अपने झोले से गंगा जल निकालते हैं और रिंकी के ऊपर छिड़क देते हैं। गंगा जल पड़ते ही रिंकी बेहोश हो जाती है और रमेश ये देखकर थोड़ा डर जाता है। अरे उसे कुछ नहीं हुआ है। फिर पंडित जी पूजा के सामान की मदद से गोलाकार का एक गोला बनाते हैं। रमेश को बोलते हैं कि रिंकी को गोले के अंदर ले आओ। रमेश रिंकी को गोले के बीच में बैठा देता है। पंडित जी अपने मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। जैसे ही पंडित जी मंत्रों का जाप करते हैं, घर के अंदर तेज हवा चलने लगती है। रिंकी का शरीर कांपने लगता है और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगती है। पंडित जी अपना जाप और तेज कर देते हैं।
धीरे धीरे चुड़ैल रिंकी के शरीर से बाहर निकलने लगती है और गोले के बाहर आने की कोशिश करती है। ओए चुड़ैल, बता तू कौन है और इस वास में कैसे आई? फिर चुड़ैल अपनी कहानी उन्हें सुनाती है। बहुत सालों पहले इसी गांव के पास एक दूसरा गांव था जहां एक सुंदर और प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका की सुंदरता और उसके गुण सभी को अपनी ओर आकर्षित करते थे। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। चंद्रिका को मिट्टी और धातु से चीजें बनाने का शौक था। उसने अपने हाथों से कई सुंदर अलंकार बनाए जो गांव के लोग खरीदते और अपने घर को सजाते। एक दिन चंद्रिका ने अपने हाथों से एक सुंदर बांस बनाया जो दिखने में अत्यंत सुंदर और अनोखा था। उसने सोचा कि इस बांस को अपने घर के मंदिर में रखेगी, लेकिन चंद्रिका की जिंदगी में एक कठिन मोड़ आया। गांव में एक निर्दयी और एक दुष्ट तांत्रिक आया जिसका नाम भैरव था। भैरव अपनी तंत्र शक्तियों से गांव के लोगों को डराता और उनसे धन और दौलत लूटता। एक दिन भैरव की नजर चंद्रिका पर पड़ी और उसकी सुंदरता से वो आकर्षित हो गया। भैरव ने चंद्रिका को अपनी बनाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रिका ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भैरव को अपनी असफलता सहन नहीं हुई और उसने अपनी मंत्र शक्तियों से चंद्रिका को कैद करने का निश्चय किया। उसने अपने तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके चंद्रिका की आत्मा को उस बांस में कैद कर दिया जो चंद्रिका ने अपने हाथों से बनाया था। भैरव ने सोचा कि इस तरह वो चंद्रिका को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगा और उसकी आत्मा उसके कब्जे में रहेगी। चंद्रिका की आत्मा बांस में कैद हो गई और गांव के लोग इस बात से अनजान थे। भैरव ने उस बांस को तांत्रिक कार्यशाला में रख दिया। कुछ दिन बाद भैरव अपनी ही तंत्र विद्या का शिकार बन गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद उसका कार्यशाला और उस बांस को लोगों ने एक कोने में छोड़ दिया। कई सालों बाद एक व्यापारी ने भैरव के पुराने कार्यशाला को खरीद लिया और वहां से सारा सामान निकालकर अपनी दुकान में बेचने के लिए ले आया। उस व्यापारी को उस बांस की असली कहानी का पता नहीं था। वो बांस अब बाजार में बेचने के लिए रखा गया था जहाँ से रमेश और रिंकी ने उस बांस को खरीदा और इस तरह चंद्रिका की आत्मा जो उस बांस में कैद थी बांस के टूटने पर आजाद हो गई। लेकिन अब उसकी आत्मा एक चुड़ैल बन चुकी थी जो सिर्फ बदला लेना चाहती थी अपनी दुख भरी जिंदगी और कैद से आजादी के लिए। चंद्रिका की दुख भरी कहानी सुन के पंडित जी और रमेश की आंखों में आंसू हो जाते हैं। लेकिन अब चंद्रिका एक चुड़ैल बन चुकी है, इसलिए उसका कैद होना जरूरी है। पंडित जी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चंद्रिका की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं। चंद्रिका की आत्मा के आजाद होते ही रिंकी बेहोश हो जाती है। चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। रमेश अपनी बहन को संभालता है। कुछ ही देर में रिंकी होश में आती है और अपने भाई को देखती है। वो अपने भाई से लिपट कर रोने लगती है। रमेश उसे समझाता है, सब कुछ ठीक हो गया है बहना, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। गांव के सभी लोगों ने पंडित जी और रमेश की तारीफ की और उनका आभार माना। रमेश और रिंकी फिर से अपने जीवन को शांति और खुशी के साथ जीने लगे। चंदेरी नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। गांव के लोग दिन भर खेती बाड़ी और अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे। लेकिन कुछ महीनों से इस गांव में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। गांव के लोग कह रहे थे कि एक चुड़ैल हर रात आती है और किसी न किसी को उठाकर ले जाती है। यहाँ चुड़ैल इतनी भयानक थी कि लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलकती थी। गांव वाले चुड़ैल से बहुत परेशान थे। लोगों ने अपने घरों के बाहर नीम के पत्ते और नींबू मिर्ची लटका रखे थे ताकि चुड़ैल उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। हर रात लोग अपने बच्चों को जल्दी सुलाने लगे और दरवाजों को मजबूती से बंद कर देते। गांव के लोगों ने कई बार मिलकर चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। चुड़ैल की कहानियों ने गांव के बच्चों को भी डरा दिया था। बच्चे रात को सोए नहीं सोए कि डर के मारे जाग जाते थे। चुड़ैल के डर से छुटकारा पाने के लिए गांव वालों ने एक नया उपाय अपनाया। एक तांत्रिक के कहने पर गांव के लोगों ने अपने घरों के बाहर "ओ चुड़ैल कल आना" लिखना शुरू किया। उनका मानना था कि ऐसा करने से चुड़ैल अगले दिन आने के लिए मजबूर हो जाएगी और उस रात उन्हें परेशान नहीं करेगी। यह उपाय गांव में तेजी से फैल गया और लगभग
हर घर के बाहर यही लिखा दिखाई देने लगा। उसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 4 लोग थे, कमला, उसका पति रामू, उसकी सास और ससुर। कमला एक सीधी सादी और मेहनती महिला थी। वो अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी। रामू भी एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन कमला की सास बहुत ही अकड़ू और कठोर स्वभाव की थी। वह हर समय कमला को ताने मारती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। कमला की सास का स्वभाव इतना कठोर था कि वह किसी की बात नहीं सुनती थी। उसे हमेशा यही लगता था कि कमला कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती। जब भी कमला कुछ अच्छा करने की कोशिश करती, उसकी सास उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। एक दिन जब कमला अपनी सास के तानों से परेशान होकर रो रही थी, तब उसकी सास उससे कहती है, तू तो किसी काम की नहीं है, तुझे तो बस रोना आता है। देखना, एक दिन वो चुड़ैल तुझे ही उठा के ले जाएगी। कमला यह सुनकर और भी ज्यादा डर गई। उसकी सास ने कभी भी कमला को अपने घर का सदस्य नहीं माना। वह हमेशा उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो ताने, अगर कपड़े ठीक से नहीं धुले तो ताने। कमला की सास को यह समझ में नहीं आता था कि कमला भी एक इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं। कमला की सास की इस अकड़ ने पूरे घर का माहौल बिगाड़ रखा था। कमला के ससुर भी अपनी पत्नी के स्वभाव से तंग आ चुके थे, लेकिन वे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। रामू भी कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी माँ उसे ही डांट के चुप करा देती थी। कमला के ससुर हरि प्रसाद अपनी पत्नी के इस कठोर और ताने मारने वाले स्वभाव से बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बातों का उनकी पत्नी पर कोई असर ही नहीं होता था। एक दिन जब हरि प्रसाद अपनी पत्नी की बेवजह डांट से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने गुस्से में आकर अपने घर के बाहर लिखे ओ चुड़ैल कल आना को मिटाकर ओ चुड़ैल आ जाना लिख दिया। फिर उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तो चुड़ैल अपनी हवेली से निकलकर गांव में आई। उसने एक एक करके सभी घरों के बाहर देखा। हर जगह उसे ओ चुड़ैल कल आना लिखा दिखा, जिसे देखकर वह अगले घर की ओर बढ़ जाती। फिर वह कमला के घर के बाहर पहुंची। उसने देखा कि वहां लिखा है ओ चुड़ैल आ जाना। चुड़ैल ने सोचा, लगता है इन्होंने मुझे आज बुलाया है। फिर वह कमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगी। कौन है? कौन इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? कमला की सास ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वह चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह गई। ओ, 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 चुड़ैल! कमला की सास के मुंह से बस यही निकला और वह डर के मारे कांपने लगी। हरि प्रसाद जो छिपकर ये सब देख रहा था, बाहर आया और बोला, हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। मेरी पत्नी हमेशा घर में सबको ताने मारती रहती है। मैंने सोचा कि तुम्हारे डर से शायद उसे अक्ल आ जाएगी। चुड़ैल ने हरि प्रसाद की बात सुनी और फिर कमला की सास की तरफ मुड़कर बोली, तुम्हारी अक्ल और बुरा व्यवहार तुम्हारे ही परिवार को परेशान कर रहा है। कमला की सास डर के मारे कांप रही थी। उसने तुरंत चुड़ैल से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी और किसी को ताने नहीं मारूंगी। चुड़ैल ने उसकी माफी स्वीकार नहीं की और उसे अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन इन शोरगुल को सुनकर कमला और उसका पति रामू बाहर आते हैं और दोनों उस चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह गए। चुड़ैल कमला की सास को बस ले जाने ही वाली थी कि कमला हिम्मत जुटाकर चुड़ैल के सामने खड़ी हो गई। रुक जाओ चुड़ैल जी, मेरी सास को छोड़ दो, तुम मुझे ले जाओ। चुड़ैल यह सुनकर हैरान हो गई। तुम्हारी सास ने तुम्हें इतने ताने मारे, इतना परेशान किया और फिर भी तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो? कमला ने कहा, हाँ, वह मेरी सास है, मैं उन्हें कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। चुड़ैल ने कमला की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी इस बहादुरी और निस्वार्थता ने मेरा दिल छू लिया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए अन्याय सहते हैं लेकिन दूसरों के लिए खड़े होते हैं। तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो। यह तुम्हारे दिल की सच्चाई और अच्छाई को दर्शाता है। चुड़ैल ने कमला की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे यह सिखा दिया कि हर किसी में अच्छाई होती है, बस उसे पहचानने और समझने की जरूरत होती है। तुमने अपनी सास के प्रति जो प्रेम और सम्मान दिखाया है,
वह अदिति है। अब मैं समझ गई हो कि सच्ची शक्ति नफरत या डर में नहीं बल्कि प्रेम और करुणा में होती है। चुड़ैल ने कमला की सास की तरफ मुड़कर कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यह तुम्हारे लिए एक मौका है। अब तुम अपनी बहू से प्यार और इज्जत के साथ पेश आओगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कमला की सास ने यह सुनते ही चुड़ैल के पैरों में गिरकर माफी मांगी और वादा किया वह अब से कमला को अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी और उसे कभी भी ताने नहीं मारेगी। चुड़ैल ने एक बार फिर कमला की ओर देखा और कहा, तुम्हारी इस हिम्मत ने मुझे भी बदल दिया। मैं अब इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन याद रखना हमेशा अपनी अच्छाई और साहस को बनाए रखना। चुड़ैल के शब्दों ने गांव में एक नया अध्याय शुरू कर दिया। इसके बाद वह अदृश्य हो गई और उसके जाने के बाद गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। कमला की सास का स्वभाव सच में बदल गया और वह अब सबके साथ अच्छे से पेश आती थी और किसी को ताने नहीं मारती थी और उसका परिवार फिर से एक साथ हंसी खुशी रहने लगा। गांव वाले भी राहत की सांस ले रहे थे कि अब चुड़ैल का डर खत्म हो गया है। इस घटना ने गांव वालों को भी सिखाया कि प्रेम, करुणा और साहस से बड़ी मुसीबतों का सामना किया जा सकता है। और इस तरह चंदेरी में फिर से शांति और खुशी का माहौल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा व्यवहार और ताने किसी के भी जीवन को कठिन बना सकते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने स्वभाव को सुधारने और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें तो हमारा जीवन और समाज दोनों ही सुखी रह सकते हैं।